यह कहानी दो लड़कियों की है जिन्हें कुछ दरिंदे लड़के किडनैप कर लेते हैं और उनके साथ बार बार बहुत बुरा सलूक करते हैं। और फिर इस कहानी में हम देखेंगे कि कैसे उनमें से एक लड़की उन सभी लड़कों से एक एक करके खतरनाक बदला लेती है। कहानी की शुरुआत में हमें दो खूबसूरत लड़कियां दिखाई जाती हैं, कैटी और नैन्सी, जो एग्रीकल्चर की स्टूडेंट्स होती हैं। अब उन्हें अपनी आगे की पढ़ाई के लिए न्यूयॉर्क के एक फार्म पर जाना होता है। इसी बात से दोनों बहुत खुश होती हैं। दोनों आपस में बात करती हैं कि इस बहाने घूमना फिरना भी हो जाएगा। अगली सुबह उन्हें लेने कैटी के अंकल जेसन आते हैं, जो FBI एजेंट होते हैं। इसके बाद जब दोनों जेसन के घर पहुंचती हैं, तो वहां उनकी गर्लफ्रेंड से भी मुलाकात होती है। इस नए शहर में आने के बाद कैटी और नैन्सी मजाक मजाक में अपने नए नाम भी रख लेती हैं। कैटी अपना नाम हीदर रखती है और नैन्सी अपना नाम रिप्ली। अगले दिन जेसन दोनों को बस स्टॉप छोड़ने आता है, क्योंकि उन्हें अपनी पढ़ाई के लिए एग्रीकल्चर फार्म जाना होता है। वहाँ जेसन दोनों के साथ न्यूयॉर्क जाने वाली बस का इंतजार करने लगता है, लेकिन कैटी जेसन से कहती है कि बस आने में अभी थोड़ा वक्त है, आप अपने काम पर चले जाओ, हम वहाँ पहुँचते ही आपको मैसेज कर देंगे। इस पर जेसन उन्हें एक कोड वर्ड इस्तेमाल करने को कहता है ताकि उसे समझ आ जाए कि दोनों सुरक्षित पहुंच गई हैं। पहले कैटी कहती है कि वह एप्पल शब्द इस्तेमाल करेगी, लेकिन जेसन समझाता है कि हर बार अलग कोड रखना ताकि कोई और उसे समझ न सके। इसी दौरान सड़क से गुजर रहे दो लड़के कैटी और नैन्सी को देख लेते हैं। थोड़ी देर बाद जेसन अपने काम के लिए वहाँ से चला जाता है। जेसन के जाने के बाद कैटी और नैन्सी पास के एक रेस्टोरेंट में कॉफी पीने चली जाती हैं। वहीं कुछ देर बाद वहीं दोनों लड़के भी वहाँ आ जाते हैं जिन्होंने उन्हें पहले देखा था। उनके नाम जेड और लुकास होते हैं। दोनों लड़के कैटी और नैन्सी से बात करना शुरू करते हैं। कैटी और नैन्सी उन्हें अपने नए नाम बताती हैं, हीदर और रिप्ली। फिर कैटी बताती है कि वे दोनों एग्रीकल्चर फार्म में पढ़ाई के लिए न्यूयॉर्क जा रही हैं। ये सुनकर जेड कहता है कि वे लोग भी वहीं जा रहे हैं और अगर ये दोनों चाहें तो उनके साथ चल सकती हैं। इसलिए दोनों उनके साथ जाने के लिए मान जाती हैं। लेकिन जल्द ही पता चलता है कि जेड और लुकास उन्हें फार्म पर नहीं बल्कि अपने घर ले जा रहे हैं। उनका घर जंगल के बिल्कुल पास होता है। यह देखकर कैटी और नैन्सी दोनों घबरा जाती हैं और तुरंत कहती हैं कि उन्हें सीधे फार्म पर छोड़ दिया जाए। तभी जेड और लुकास की माँ घर से बाहर आती है। वह बहुत प्यार से दोनों लड़कियों को अंदर बुलाती है और चाय पीने के लिए कहती है। वह भरोसा दिलाती है कि थोड़ी देर बाद जेड और लुकास उन्हें फार्म तक छोड़ देंगे। जब दोनों लड़कियां चाय पी रही होती हैं, तभी कैटी के अंकल जेसन का मैसेज आता है। कैटी जवाब में वही कोड वर्ड एप्पल भेज देती है। यह देखकर जेसन समझ जाता है कि दोनों सुरक्षित पहुंच गई हैं। लेकिन असल में सब कुछ उल्टा हो चुका होता है। लुकास की माँ उन्हें खाने के लिए कुछ देती है जिसमें नशीली दवा मिली होती है। जैसे ही वे उसे खाती हैं, कैटी और नैन्सी को चक्कर आने लगते हैं और उन्हें समझ आ जाता है कि उनके साथ कुछ गलत हो रहा है। दोनों वहाँ से भागने की कोशिश करती हैं, लेकिन ज्यादा दूर नहीं जा पाती। कुछ ही देर में वे बेहोश हो जाती हैं। अगली सुबह जब दोनों को होश आता है तो वे खुद को जंगल के बीच पाती हैं। उनके हाथ लोहे की जंजीरों से बंधे होते हैं। यह देखकर दोनों बुरी तरह डर जाती हैं और जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगती हैं। तभी जेड वहाँ आता है और ठंडी आवाज में कहता है कि यह जंगल इतना सुनसान है कि यहाँ दूर दूर तक कोई इंसान नहीं है, इसलिए उनका चिल्लाना बेकार है। कुछ देर बाद वहाँ एक आदमी आता है जिसका नाम बोरिस होता है। वह कैटी का फोन दिखाकर कहता है कि जेसन नाम के आदमी का मैसेज आया है। उसे पता चल जाता है कि एप्पल कोई कोड वर्ड है और वह दोनों से उसका मतलब पूछता है। कैटी मजबूरी में बताती है कि एप्पल का मतलब है कि वे दोनों सुरक्षित हैं। इसके बाद बोरिस जेसन को जवाब भेज देता है और फिर से वही कोड वर्ड लिख देता है ताकि जेसन को शक न हो। अब हालात और भी खतरनाक हो जाते हैं। वे लोग कैटी और नैन्सी को जबरदस्ती अपने सामने नहाने पर मजबूर करते हैं। तभी वहाँ एक पुलिस अफसर आता है जिसका नाम शरीफ होता है। उसे देखकर कैटी और नैन्सी को एक पल के लिए उम्मीद होती है। वे उससे मदद की गुहार लगाती हैं, लेकिन कुछ ही देर में उन्हें पता चलता है कि वह पुलिस वाला भी उन्हीं दरिंदों के साथ मिला हुआ है। अब उन्हें समझ आ जाता है कि यहाँ कोई भी उनकी मदद करने वाला नहीं है। कैटी और नैन्सी हाथ जोड़कर उन लोगों से कहती हैं कि उन्हें छोड़ दिया जाए। वे वादा करती हैं कि किसी को कुछ नहीं बताएंगी, यहाँ तक कि वे उन्हें बहुत सारे पैसे देने की भी बात करती हैं। लेकिन उन दरिंदों पर उनकी किसी भी बात का कोई असर नहीं होता। इसके बाद हम देखते हैं कि वही पुलिस अफसर कैटी के कंटेनर से बाहर निकलता है। यहीं से साफ हो जाता है कि उसने भी कैटी के साथ जबरदस्ती की है। दूसरी तरफ जेसन कैटी और नैन्सी को लेकर बहुत परेशान होने लगता है, क्योंकि कैटी ने मैसेज में फिर से वही एप्पल वाला कोड इस्तेमाल किया था। उधर उन दरिंदों की हैवानियत लगातार बढ़ती जा रही थी। वे लोग नैन्सी के कंटेनर में एक शराबी आदमी को भेजते हैं। वह अंदर जाकर नैन्सी को बहुत तकलीफ देता है और फिर उसके साथ भी जबरदस्ती करता है। असल में ये लोग कैटी और नैन्सी को जबरदस्ती गलत धंधे में धकेल रहे थे। दोनों लड़कियां पूरी तरह फंस चुकी थीं और हर पल उनकी हालत और भी खराब होती जा रही थी। इसी बीच जेसन न्यूयॉर्क वाले एग्रीकल्चर फार्म में फोन करके कैटी और नैन्सी के बारे में पूछता है। तभी उसे पता चलता है कि वे दोनों वहाँ कभी पहुंची ही नहीं। ये पता चलते ही जेसन तुरंत उनकी तलाश में निकल पड़ता है। उधर जंगल में हालात और भी डरावने होते जा रहे थे। अगले ग्राहक के आने से पहले जेड और लुकास दोनों लड़कियों के चेहरे पर मास्क लगा देते हैं। कुछ देर बाद एक आदमी आता है जिसने सुअर जैसा डरावना मास्क पहना होता है। फिर वह आदमी नैन्सी को अपने साथ ले जाता है और उसके साथ भी बुरा सलूक करता है। जब वह आदमी चला जाता है तो कैटी किसी तरह नैन्सी तक पहुंचती है। उसे देखकर कैटी समझ जाती है कि नैन्सी की हालत अब बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी है। दूसरी तरफ जेसन पुलिस स्टेशन पहुंचता
जाता है और वहाँ एक पुलिस अफसर से मिलता है, लेकिन यह वही गंदा पुलिस वाला होता है जो पहले से उन अपराधियों के साथ मिला हुआ है। जेसन उसे कैटी और नैन्सी के किडनैप होने की बात बताता है और कहता है कि वह खुद भी FBI एजेंट है। तब वह पुलिस अफसर चालाकी से जेसन से पूछता है कि उसे कैसे पता कि दोनों का अपहरण हुआ है। जेसन उसे बताता है कि उसने अपनी भांजी कैटी से कहा था कि वह कोडवर्ड सिर्फ एक बार इस्तेमाल करे, लेकिन कैटी ने वही कोड दोबारा भेजा। इसी वजह से उसे यकीन हो गया कि दोनों किसी मुसीबत में हैं। अब वही पुलिस वाला जंगल में मौजूद बोरिस को सारी खबर दे देता है। ये सुनते ही बोरिस तुरंत जेड को कैटी के कंटेनर से थोड़ा दूर ले जाकर बात करता है। वह कहता है कि इन दोनों लड़कियों का काम जल्दी खत्म करना होगा, वरना वे सब बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। साथ ही वह कहता है कि शहर से नई लड़कियां पकड़नी होंगी, लेकिन उन्हें क्या पता था कि कैटी चुपचाप पास ही खड़ी उनकी सारी बातें सुन रही थी। अब कैटी को समझ आ जाता है कि अगर उसने जल्द कुछ नहीं किया तो वे दोनों कभी जिंदा नहीं बचेंगी। इसके बाद बोरिस खुद कैटी के कंटेनर में जाता है और उसके साथ भी जबरदस्ती करता है। दूसरी तरफ जेसन उसी रेस्टोरेंट तक पहुंच जाता है जहां कैटी और नैन्सी की मुलाकात जेड और लुकास से हुई थी। वहां मौजूद आदमी जेसन को बोरिस की कार के बारे में बता देता है। अगले दिन कैटी नैन्सी से कहती है कि ये लोग अब हमें मारने की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए अगर अभी कुछ नहीं किया तो हम दोनों बच नहीं पाएंगी। इसी बीच जेड और बोरिस उसी शराबी आदमी को फिर से लेकर आते हैं। वे उससे कहते हैं कि जब तक वे वापस नहीं आते वह दोनों लड़कियों पर कड़ी नजर रखे। जैसे ही जेड और बोरिस वहाँ से जाते हैं, कैटी एक बहुत बड़ा और खतरनाक कदम उठाती है। वह उस शराबी आदमी को अपने पास बुलाती है और उसे बहकाने लगती है। जैसे ही वह उसके करीब आता है, कैटी अचानक उस पर हमला कर देती है। वह इतनी जोर से वार करती है कि वह आदमी वहीं ढेर हो जाता है। इसके बाद कैटी और नैन्सी किसी तरह अपने हाथों की हथकड़ियां खोल लेती हैं और वहीं छिप जाती हैं। कुछ देर बाद जब वही भ्रष्ट पुलिस वाला वहां पहुंचता है तो दोनों मौका देखकर उसकी गाड़ी चुरा लेती हैं और वहां से भाग निकलती हैं। भागने के बाद वे सीधे एक मॉल पहुंचती हैं। वहां से वे कई अजीब लेकिन काम की चीजें खरीदती हैं, जैसे हथौड़ा, कीलें, टेनिस बॉल और कुछ ऐसे सामान जो आगे उनके बदले की योजना में काम आने वाले थे। फिर कैटी और नैन्सी मॉल के कैशियर से बोरिस के घर का पता पूछती हैं। वह उन्हें उसका पता बता देता है। उधर दूसरी तरफ जेसन भी बोरिस की कार से जुड़ी जानकारी निकालते निकालते उसकी इंश्योरेंस कंपनी तक पहुंच जाता है। वहां से उसे भी बोरिस के घर का पता मिल जाता है। इसी दौरान बोरिस अपने घर में आराम से म्यूजिक सुनते हुए मजे कर रहा होता है। तभी अचानक कैटी और नैन्सी वहां पहुंच जाती हैं। दोनों बिना देर किए उस पर हमला कर देती हैं और बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो वह खुद को एक मेज से बंधा हुआ पाता है। वह अपनी जान बचाने के लिए कैटी और नैन्सी को बहुत सारे पैसे देने की बात करता है, लेकिन अब दोनों को पैसे नहीं, सिर्फ बदला चाहिए था। इसी समय जेसन भी बोरिस के घर के बाहर पहुंच चुका होता है। घर के अंदर कैटी और नैन्सी बोरिस से उस नकाबपोश आदमी का पता पूछती हैं जिसने सुअर वाला मास्क पहना था। डर के मारे बोरिस उन्हें उसका पता बता देता है। इसके बाद दोनों बोरिस को उसकी हैवानियत की सजा देती है। उसकी जोरदार चीख सुनकर जेसन तुरंत घर के अंदर घुसता है। अंदर पहुंचकर वह देखता है कि बोरिस मर चुका है। तभी उसे घर के पीछे से गाड़ी स्टार्ट होने की आवाज सुनाई देती है, लेकिन जब तक वह बाहर पहुंचता है तब तक कैटी और नैन्सी वहां से गाड़ी लेकर निकल चुकी होती हैं। अब जेसन तुरंत वापस पुलिस स्टेशन पहुंचता है और फिर से उसी पुलिस अफसर से कैटी और नैन्सी के बारे में पूछताछ करता है। इसी दौरान वह कैटी को फोन मिलाने की कोशिश करता है। कैटी का फोन उसी पुलिस अफसर के पास होता है। अब जेसन को सब समझ आने लगता है कि यह पुलिस वाला भी पूरे खेल में शामिल है, लेकिन इससे पहले कि जेसन कुछ कर पाता, वह भ्रष्ट पुलिस अफसर पीछे से उस पर बंदूक तान देता है। दूसरी तरफ कैटी और नैन्सी उस पते पर पहुंचती हैं जो उन्हें बोरिस ने दिया था। वह जगह एक चर्च निकलती है। सुअर वाला मास्क पहनने वाला आदमी कोई और नहीं बल्कि उसी चर्च का फादर होता है। चर्च के अंदर जैसे ही वह फादर कैटी और नैन्सी को देखता है, वह उन्हें पहचान जाता है, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, कैटी पीछे से उस पर डंडे से वार करती है और उसे बेहोश कर देती है। इसके बाद दोनों उसे कार के पीछे बांधकर पूरे शहर में घसीटते हुए ले जाती हैं। फिर एक दुकान से माचिस और पेट्रोल खरीदती हैं। वे उस पर पेट्रोल डालती हैं और आग लगा देती हैं। इस तरह उस आदमी का भी अंत हो जाता है। दूसरी तरफ वही भ्रष्ट पुलिस अफसर जेसन को पुलिस स्टेशन की कुर्सी से बांध कर रखता है। कुछ देर बाद वह दो नई लड़कियों को भी अगवा करके वहाँ ले आता है, लेकिन जैसे ही वह उन लड़कियों के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, तभी अचानक कैटी और नैन्सी वहाँ पहुँच जाती हैं। दोनों पीछे से उस पर डंडे से हमला करती हैं और उसे भी बेहोश कर देती हैं। जब उसे होश आता है तो वह खुद को कुर्सी से बंधा हुआ पाता है। अब वह डर के मारे कैटी और नैन्सी से माफी मांगने लगता है। तभी कैटी एक बंदूक में सिर्फ एक गोली डालती है और उसे डराने लगती है। वह बीच बीच में ट्रिगर दबाकर उसे डराती रहती है। कई बार गोली नहीं चलती, इसलिए वह पुलिस वाला थोड़ा मुस्कुराने लगता है, लेकिन अगले ही पल कैटी सच में गोली चला देती है और वह पुलिस वाला वहीं ढेर हो जाता है। इसके बाद कैटी और नैन्सी उन दोनों अगवा की गई लड़कियों को आजाद कर देती हैं और उनसे कहती हैं कि वे जेसन को भी खोल दें। दोनों वहां से निकल जाती हैं। कुछ देर बाद वही लड़कियां जेसन को खोल देती हैं और बताती हैं कि दो लड़कियों ने उन्हें ऐसा करने को कहा था। अब जेसन समझ जाता है कि वे दोनों कोई और नहीं बल्कि कैटी और नैन्सी ही थीं। उधर दूसरी तरफ जेड और लुकास की माँ घर में शराब पी रही होती है। उसे अचानक चक्कर आने लगते हैं और वह बेहोश हो
जाती है। जब उसे होश आता है तो वह खुद को घर के बेसमेंट में कुर्सी से बंधा हुआ पाती है। उसके सामने जेड भी बंधा हुआ होता है। कैटी और नैन्सी जेड को उसकी माँ के सामने ही सजा देती हैं। कुछ ही देर में जेड की मौत हो जाती है। यह देखकर उसकी माँ जोर जोर से रोने लगती है। इसके बाद वे उसे लुकास के पास ले जाती हैं। वहाँ कैटी लुकास के हाथ में एक डंडा देती है और कहती है कि अगर वह अपनी माँ को नहीं मारेगा तो वे उसे गोली मार देंगी। लेकिन लुकास ऐसा नहीं कर पाता। तभी नैन्सी उसे गोली मार देती है। फिर वे सब कुछ इस तरह सेट कर देती हैं कि ऐसा लगे जैसे माँ और बेटे के बीच लड़ाई हुई और दोनों की मौत हो गई। अब आखिरी में लुकास की माँ कैटी और नैन्सी से अपनी जान की भीख मांगती है। वह कहती है कि उसके पास बहुत पैसा है और अगर वे चाहें तो वह सब कुछ उन्हें दे सकती है। लेकिन यह सुनकर कैटी और नैन्सी सिर्फ हंसती हैं और आखिर में कैटी उसे भी उसकी क्रूरता की सजा दे देती है। कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि अंकल जेसन कैटी और नैन्सी के घर पहुंचते हैं। अब सब कुछ खत्म हो चुका होता है। इसके बाद जेसन दोनों को अपने साथ वापस न्यूयॉर्क ले जाने के लिए तैयार होता है और इसी सीन के साथ ये फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मैं आपके लिए ऐसी ही और भी मजेदार और दिलचस्प फिल्मों की कहानियां लेकर आती रहूंगी।